का एक्सक्लूसिव में आज बात होगी भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद बनी स्थितियों को लेकर के। इस कार्यक्रम में आपको यह भी बताएंगे कि जब भारत का उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दे तो फिर आगे क्या प्रोसेस होती है, नए उपराष्ट्रपति का चयन कैसे होता है और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन ये कार्यभार संभालेगा, उपराष्ट्रपति का क्या काम होता है। साथ ही ये भी बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा आया है इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है। तो शुरुआत करते हैं। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का और चिकित्सकीय सलाह का हवाला दिया था। इस्तीफे का कारण क्या था, सबसे पहले वो आपको बताता हूं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने अपने त्यागपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो स्वास्थ्य की देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। उनके करीबी सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफा दिया है और परिवार चाहता था कि वो अपनी सेहत पर ध्यान रखें। खबरों के मुताबिक हाल ही में नैनीताल में भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, ये उन्होंने वजह बताई, लेकिन इसके पीछे जो वजह कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं वो कुछ और भी कहते हैं। अब पद और कार्यकाल की अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक चलना था, यानी कि उनके कार्यकाल का अभी लगभग 2 साल से अधिक का समय बचा हुआ था। अब अचानक इस्तीफा और इस पर अटकलें क्या क्या है। धनखड़ का इस्तीफा अचानक और अप्रत्याशित माना जा रहा है। उन्होंने सोमवार को यानी कि 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में सभापति की जिम्मेदारी भी संभाली थी और कई बैठकों में हिस्सा भी लिया था। ऐसे में उनके अचानक इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है। विपक्ष ने उनके इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं और सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। कुछ नेताओं ने यह भी कहा है कि अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी तो इस्तीफा मॉनसून सत्र से पहले भी दिया जा सकता था। पहले उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मॉनसून सत्र शुरू होते ही जब वो राज्यसभा में पीठ पर भी बैठे हुए थे, यानी कि सभापति भी थे, उसके बाद ही शाम को इस्तीफा क्यों आया? और इस बीच दिन भर में कई तरह की चीजें हुई जिनको लेकर के कयास और भी ज्यादा बढ़ते चले गए। अब राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति और प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया भी इस पर कुछ आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक्स पर एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। लिखा कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह प्रधानमंत्री ने उनके लिए पोस्ट लिखा। अब क्या इससे पहले भी इस देश में यानी कि भारत में उपराष्ट्रपतियों ने या फिर राष्ट्रपतियों ने इस्तीफे दिए हैं? खासतौर पर उपराष्ट्रपतियों की अगर हम बात करें तो इससे पूर्व के भी कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के ऐसे तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उनसे पहले वीवी गिरी ने 1967 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था और भैरव सिंह शेखावत ने 2007 में राष्ट्रपति चुनाव में हारने के बाद इस्तीफा दिया था। अब कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति ऐसे थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। भारत में उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति के पद भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के पद के बाद सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 67 से लेकर के 71 और उपराष्ट्रपति का चुनाव नियमावली 1974 के तहत किया जाता है। अब जबकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो चुनाव आयोग को नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करनी होगी। संविधान में खासतौर पर स्पष्ट यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद को जल्द से जल्द भरना होगा, यानी कि इस पद पर चुनाव के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी व्यवस्था करनी होगी। अब संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के मुताबिक उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या फिर पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से खाली होने वाली जगह को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने का प्रावधान है। नियमों के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में यदि परिस्थितियां सामान्य है, कोई राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं दे रहा है, उपराष्ट्रपति उसको हटाया ना गया हो या फिर कोई अकस्मात कारण न हुए हो, तो उसमें अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर भीतर करना होता है। यानी कि जब टर्म पूरा होना हो तो उसके 60 दिनों के भीतर भीतर चुनाव पूरा करना पड़ता है।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही यह चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। यानी कि जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होना होता है तो उससे पहले ही नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पूरा हो जाता है। और यही प्रोसेस बहुत हद तक राष्ट्रपति के चुनाव में भी फॉलो होती है। लेकिन यह पद अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या फिर पद से हटाए जाने या फिर किसी दूसरे कारण से खाली होता है, जो कि इस समय हुआ है, यानी कि इस समय त्याग पत्र से यह पद खाली हुआ है, तो इसे भरने के लिए अब एकमात्र रास्ता जल्द से जल्द चुनाव कराने की व्यवस्था ही है। यानी कि जल्द से जल्द चुनाव इसके लिए कराए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर के बना निर्वाचक मंडल, यानी कि इस निर्वाचक मंडल को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। यह इलेक्टोरल कॉलेज उपराष्ट्रपति को चुनता है। यह मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। बहुत डिटेल से जाएंगे तो इसमें काफी ज्यादा वक्त निकल जाएगा। यह वोटिंग गुप्त मतदान होती है, यानी कि सीक्रेट बैलेट के जरिए यह वोटिंग होती है उपराष्ट्रपति की। संविधान में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति के निधन या उनके इस्तीफे या फिर उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के तौर पर काम करने की स्थिति में उनका कामकाज कौन देखेगा। यानी कि यह स्पष्ट संविधान में नहीं किया गया कि यदि कोई त्याग पत्र दे दे, उपराष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर उसकी जगह पर कामकाज कौन देखेगा। अब यह क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी कुछ वजह है। भारत के संविधान के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जैसा कि आपने कल जो राज्यसभा का सेशन शुरू हुआ उस दौरान आपने देखा होगा कि सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ वहां पर बैठे हुए थे। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित केवल और केवल एक प्रावधान है जो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके कार्य से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ज्यादा व्याख्या उपराष्ट्रपति की है नहीं, सिर्फ एक व्याख्या थी, वो ये कि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगर यह पद खाली हो जाता है तो यह काम अब कौन करेगा। यानी कि यह सबसे बड़ा सवाल है कि उपराष्ट्रपति ने तो इस्तीफा दे दिया और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, तो अब फिर राज्यसभा का सभापति कौन होगा, क्योंकि इस समय राज्यसभा और लोकसभा यानी कि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में मॉनसून सत्र लंबा चलेगा, उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति है नहीं, तो कामकाज कौन देखेगा। तो राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे या फिर किसी अन्य राज्यसभा के सदस्य की ओर से किया जाता है, ये अध्यक्षता की जाती है जिसे भारत के राष्ट्रपति ने अधिकृत किया हो, जो कि इस समय हरिवंश नारायण सिंह है। तो ये पूरी तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है हरिवंश नारायण सिंह का ही नाम अगले उपराष्ट्रपति के लिए भी आए, क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं। जगदीप धनखड़ के बाद वो अब सभापति होंगे राज्यसभा के फिलहाल, लेकिन इस पर उपराष्ट्रपति के लिए आगे चुनाव तो होनी है। अब आपको मैं जगदीप धनखड़ की बायोग्राफी बताता हूं। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक जीवन कैसा रहा। उनका जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ था और प्राथमिक पढ़ाई उन्होंने, जो उनका प्राथमिक विद्यालय था, कक्षा 1 से लेकर 5 तक अपने गांव से ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय में ये पढ़ाई की और फिर घरधाना सरकारी मिडिल स्कूल में दाखिला लिया। साल 1962 में स्कॉलरशिप पर चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी और 1978-1979 की पढ़ाई पूरी की उन्होंने। धनखड़ ने नवंबर 1979 से राजस्थान के बार काउंसिल के सदस्य के रूप में वकालत की शुरुआत की। मार्च 1990 को उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उन्हें नामित किया गया। धनखड़ 1990 से लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करने लग गए थे। अब उनका राजनीतिक करियर शुरू होता है 1989 में जनता दल के टिकट से, जो कि भाजपा के समर्थन से उस समय था। जनता दल के टिकट से झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और यहां से जीत करके अपना करियर शुरू किया। वो 1990 और 91 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रहे संसदीय कार्य मंत्रालय में। जनता दल विभाजन के बाद धनखड़ 1991 में कांग्रेस में भी शामिल हुए और अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव हार गए। साल 2003 में धनखड़ बीजेपी में वापस शामिल हो गए। 1993 से 1998 के बीच तक वो किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक भी रहे। लोकसभा और विधानसभा के अपने कार्यकाल में वो कई प्रमुख संसदीय समितियों के सदस्य रहे।
इस तरह से जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर चला और उसके बाद वो भारत के उपराष्ट्रपति बने और कल ही उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद अब स्थितियां ये हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि इन दिनों राज्यसभा का जो सेशन चल रहा है, लोकसभा का जो सेशन चल रहा है, वहां पर जरूरत तो उनकी राज्यसभा में थी क्योंकि राज्यसभा के ही वो सभापति थे। तो ऐसी स्थिति में उनकी जगह कार्यकाल कौन देखेगा या फिर कार्यभार कौन संभालेगा, तो वो नाम भी मैंने आपको बताया, उपसभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी सस्पेंस इस बात को लेकर के है कि ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा रातों रात दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का अगर हवाला दिया गया तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के यह इस्तीफा संसद का सत्र शुरू होने से पहले भी दिया जा सकता था, जो विपक्ष की बात है। इसके अलावा कई तरह के कयास हैं, कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से जो आधिकारिक वजह बताई गई है वो ये कि उनका स्वास्थ्य खराब है। डॉक्टरों ने उन्हें परामर्श दिया है कि अपने स्वास्थ्य पर वो ध्यान दें और इस वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री ने भी उनके कुशल स्वास्थ्य की कामना की है। तहलका एक्सक्लूसिव में आज के लिए इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।